नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 12 नवंबर यानी कि 12 नवंबर 2025 और देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से न्यूज़ हमारे काम की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल आया हुआ है, फेसिंग ट्रबल्स। एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हमने साल भर में 10-12 बार तो पढ़ लिया है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम किसके बीच की है? इंडिया और श्रीलंका के बीच की है। और इन दोनों के बीच में, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। आपको पता है इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट कौन करता है? तो आपका एडम्स ब्रिज, ठीक है, जिसको हम लोग राम सेतु भी कह देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी गल्फ ऑफ मन्नार है, यहाँ पर आपका क्या है? पाक स्ट्रेट। तो यहाँ पाक स्ट्रेट के अंदर एक बना हुआ है कच्छतीव आइलैंड। दैट कच्छतीव आइलैंड वाज गिवन टू श्रीलंका बाय एन एग्रीमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? एक एग्रीमेंट करती है 1974 में, जिसे हम इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट कहते हैं। बाय दैट एग्रीमेंट कच्छतीव वाज गिवन टू श्रीलंका। लेकिन उसमें 3 राइट ऐसे थे जो इंडियन फिशरमैन को दिए गए थे कि वो लोग कभी भी अगर चाहें तो वहां पर अगर मछली पकड़ने जाते हैं, अगर उनको थोड़ी बहुत थकान हो जाती है, रात हो जाती है, तो वहां रुक सकते हैं। अगर उनके जो नेट होते हैं, जाल होते हैं, वो गीले हो जाते हैं तो उनको ड्राई कर सकते हैं। और वहां पर एक चर्च बना हुआ है जो कि वहां पर एक चर्च बना हुआ है जो कि एंथोनी के नाम से है। तो वहां पर भी वो लोग जा सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं जो फेस्टिवल होते हैं। बट होगा क्या, धीरे धीरे जब भी फिशरमैन वहां जाते हैं, मोस्टली कहाँ के जाएंगे? तो यहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु वाले। तो होता क्या है कि जब ये यहाँ पर जाते हैं कच्छतीव में या उसके आसपास, तो श्रीलंका वाले क्या करते हैं? कहते हैं कि हमारी टेरिटरी में आ गए और ये हमारी जो मैरीन लाइफ उसे डिस्टर्ब कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे? इनको उठाकर जेल में डाल देंगे। तो उनको बारी बारी से टाइम टू टाइम पर उन लोगों को अरेस्ट किया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है और उनके ऊपर बहुत सारे केसेस वगैरह लगा दिए जाते हैं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है। इवन जब लास्ट ईयर इलेक्शन हो रहे थे 2024 में लोकसभा के, तब भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये इशू उठाया था कि क्यों ना कच्छतीव को वापस इंडिया में मिला लिया जाए। ठीक है, तो कब दिया गया था? 1974 वाले उस एग्रीमेंट से, इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट। अभी क्या चल रहा है उसमें, कहां पर उसकी लोकेशन है, क्या वहां पर फेमस है, क्यों वो न्यूज में रहता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो क्यों आ गया? द अरेस्ट ऑफ 14 तमिलनाडु फिशरमैन बाय द श्रीलंकन नेवी ऑन November 9 फॉर allegedly क्रॉसिंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, जिसे हम IMBL कहते हैं, एंड एंटरिंग श्रीलंकन वाटर्स कुड बी व्यूड बाय सम एज येट अनदर इवेंट स्टैटिस्टिकली। मतलब जो बार बार साल भर में हम पढ़ते रहते हैं, बारी बारी से उन लोगों को क्या किया लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर दोबारा से न्यूज में आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, लीविंग असाइड द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन बाय श्रीलंका, द स्विफ्टनेस विद विच ईच वॉयेज इज कैरीड आउट इज व्हाट ड्राइव्स फिशरमैन इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन। तो बेचारे वहां फंस जाते हैं और उनका कहना है कि ये जो फिशरमैन होते हैं हमारे जो बॉटम के अंदर यानी ओशियन की गहराई में, वहां पर जो कोरल बेड्स हैं, जो कोरल रीफ होती हैं, आपने पढ़ा होगा सबसे ज्यादा कोरल रीफ कहाँ पाई जाती हैं? तो द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। तो कहते हैं कि फिशरमैन आते हैं, ज्यादा मछली पकड़ने के चक्कर में क्या करते हैं? उस कोरल रीफ को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो हमारे को पसंद नहीं है, और हम उठाकर कहाँ डाल देते हैं? जेल में डाल देते हैं। तो ये न्यूज बार बार आती रहती है। कहाँ पर है? तो दोबारा से समझ लो, ये आपका बना हुआ है श्रीलंका, तो यहाँ पर बना हुआ है कच्छतीव आइलैंड। ठीक है, रामेश्वरम के जस्ट बगल में। तो सिंपल सा याद रखना, अंडर द 1974 एग्रीमेंट ऑन द बाउंड्री इन हिस्टोरिक वाटर्स, इंडिया रिकॉग्नाइज्ड कच्छतीव एज पार्ट ऑफ श्रीलंका's टेरिटरी, एमिंग टू क्लियरली डिफाइन मैरीटाइम बाउंड्रीज एंड प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस। लेकिन टाइम टू टाइम ये क्या होता रहता है? इश्यू बनता रहता है, क्योंकि वो उन लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा देखते हैं। बाकी न्यूज आती रहती है, तो हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इसरो कंडक्ट्स क्रूशियल सेफ्टी टेस्ट ऑन मेन पैराशूट्स फॉर गगनयान क्रू।
आपने देखा होगा कि आज तक स्पेस में बहुत सारे देशों ने ना, 3-4 कंट्री जो भी हैं उन्होंने लोगों को भेजा, है ना। इवन आपने पढ़ा होगा फर्स्ट मैन इन स्पेस कौन गया था, फर्स्ट ह्यूमन इन द स्पेस कौन गया था, यूरी गैगरिन। और किस दिन गया था वो, तो 12th of the April 1961। दैट इज वाई 12th of the April इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल स्पेस डे। आपने पढ़ा होगा राकेश शर्मा भी गया था 1984 में, पहली बार इंडिया का था, ठीक है, इंडियन ओरिजिन का। आपने पढ़ा होगा कल्पना चावला भी गई थी, ठीक है, कोलंबस, ठीक है, कोलंबो सॉरी, है ना, नासा ने भेजा होता है। तो सिमिलरली हर देश के थ्रू लोग पहुंच चुके हैं। इंडिया जो इसरो आज इतना आगे बढ़ चुका है, उसने आज तक किसी इंसान को नहीं भेजा है। तो ये हमारा जो गगनयान है, बेसिकली ये इंडिया आज क्या है, इंडिया का फर्स्ट क्रूड मिशन है जिसमें हम लोगों को भेजने वाले हैं, मैन्ड मिशन है। अब ये जाएगा कब, तो इसकी टेंटेटिव डेट है, याद रखना 2027 बताई जा रही है, 2027। और इसमें जो लोग जाएंगे वो अच्छे से काम करें, अच्छे से सारे एक्सपेरिमेंट अच्छे से हो जाए। देखो वहां जाना आना ही काम नहीं है, वहां जाना, पहली बात याद रखना, ये लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं रुकने वाले हैं, ठीक है। ये जिस उसमें भेजे जाएंगे, ठीक है, उसी में इनको रहना है, ठीक है, और फिर इनको 3-4-5 दिन जो भी है रुक कर वापस आ जाना है, ठीक है, वो टेंटेटिव है। तो ये ISS नहीं जाने वाले हैं। दूसरी बात है, अगर ये जाते हैं रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बीच में इन्हें इजेक्ट करवाना पड़ा, इन्हें वापस सेफ लाना पड़ा, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों के ऊपर, इसरो के ऊपर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर जाकर ये कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या खाना खाएंगे, कैसे वहां पर रहेंगे, क्या डाटा कलेक्ट करके आएंगे, ये सारी चीजें उसमें मेजर की जाएंगी। इसीलिए आपने देखा होगा शुभांशु शुक्ला को कहां भेजा था हमने, एक्सियम 4 मिशन में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था, ताकि वो लोग वो वहां पर जाकर क्या कर सके, उसका पार्ट हो सके और आकर गगनयान में हेल्प कर सके। तो अभी उसकी प्रोसेस जारी है, ठीक है। फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा जब जाएगा, कौन करेगा, इसरो पूरा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर अभी भी नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक पैसेज आ जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, तो इसरो उसकी क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। तो अभी क्या टेस्ट कर रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था, पैरासूट टेस्ट कर रहे थे। पैरासूट का मतलब क्या है कि अगर मान लो बीच में कोई प्रॉब्लम आती है और उनको वापस बीच में बचाने की कोशिश की जाती है, तो कैसे उनको बचाया जा सकता है, उसके लिए इनकी टेस्टिंग की जा रही है। फॉर द गगनयान क्रू मॉडल, द पैरासूट सिस्टम कंप्राइजेस एज टोटल ऑफ 10 पैरासूट्स ऑफ 4 टाइप्स। तो क्या क्या है, जस्ट एक बार पढ़ लेते हैं। द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट द बबीना फील्ड फायरिंग रेंज इन उत्तर प्रदेश, झांसी, ठीक है, ऑन द November 3rd एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड मेन पैरासूट एयरड्रॉप टेस्ट। What is IMAT? तो ध्यान रखना, फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ द पैरासूट सिस्टम फॉर द गगनयान मिशन, द मेन पैरासूट्स ऑफ द गगनयान मिशन डिप्लॉयड थ्रू ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नोन एज द रीफ्ट इन्फ्लेशन। तो ये फैक्ट याद रखना, वन लाइनर बन सकता है। व्हाट इज रीफ्ट इन्फ्लेशन? तो स्टेप बाय स्टेप जो उसका खुलना है वही कहलाता है। In this process, the parachute first opens partially, which is called reefing. जब पहली बार धीरे धीरे खुलेगा तो उसे reefing कहते हैं, and then fully opens after a predetermined period of time known as the disreefing. तो एक होता है reefing, एक होता है disreefing. तो reefing partially खुलना, disreefing completely खुलना. This process is carried out using a pyro device it added. तो ये सिंपल से याद रखना, उसकी क्या चल रही है, टेस्टिंग चल रही है। India's first human space flight program aimed to send a crew of 3 astronauts to low Earth orbit, ठीक है, ऑलमोस्ट 3-4 लोगों को भेजा जाएगा। 4 लोगों के नाम भी उन्होंने बता रखे हैं, ठीक है। 2027 में जाने की चांस है। इंडिया को उन देशों के ग्रुप में ये ऐड कर देगा जो पहले से स्पेस में जा चुके हैं। तो कौन सा है, इलाइट ग्रुप ऑफ नेशंस? तो यूएसए है, रशिया है, चाइना है, और उसके बाद इंडिया उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। 4 एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट इसके लिए लास्ट फाइनल किए हुए हैं, जिनका मोदी जी ने नाम भी बताया था एक बार। ग्रुप कैप्टन आपका प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। एंड शुभांशु शुक्ला को तो कहाँ भेजा था हमने, एक्सियम 4 में भी। तो ये वही न्यूज़ है और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया जाएगा, तो सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना, जो लॉन्च व्हीकल यूज होने वाला है वो है ह्यूमन rated launch vehicle HLVM-3. It is a modified version of ISRO's LVM-3 rocket. It includes solid, liquid and cryogenic stages reconfigured to meet human rating requirements, ठीक है।
द रॉकेट इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग द ऑर्बिटल मॉड्यूल टू ए लो अर्थ ऑर्बिट, 400 किलोमीटर पे जाएंगे, ठीक है, वहीं पर जाकर वापस आ जाएंगे। उसमें क्रू एस्केप सिस्टम लगा होगा जिसकी बात की जा रही है, ठीक है, उनको बाहर निकालने के लिए। हाउसेज द क्रू मॉडल CM एंड सर्विस मॉडल SM विद लाइफ सपोर्ट, ठीक है, वो सब होंगे प्रोपल्सन सिस्टम्स। द CM इज हैबिटेबल स्पेस विद एन अर्थ लाइक एनवायरनमेंट विद ए प्रेशराइज्ड इनर स्ट्रक्चर एंड अनप्रेशराइज्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो एक ऐसा घर जैसी स्ट्रक्चर बना दी गई है जिसको हम क्या कहते हैं, CM कहते हैं, क्रू मॉड्यूल, जिसमें आपको लगेगा कि अर्थ के जैसा ही माहौल है, उनको वहां रहना है और फिर वापस आ जाना है। ध्यान रखना, ये ISS में नहीं जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन सा बनाने वाले हैं, कब वो बनकर तैयार हो जाएगा और अभी उसका कौन सा फेज चल रहा है, उसके लिए कौन सी प्रोसेस जारी है, वो आप लोग काफी बार पढ़ चुके हो। अगर पढ़ चुके हो तो आप बता भी सकते हो, ठीक है, आपकी चॉइस है। चलते हैं नेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट जज इंपोर्टेड आइडियाज मे नॉट सेव एंडेंजर्ड स्पीसीज। देखो, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है, हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करना है, हमें ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करना है, हमें टेम्परेचर को भी कम करना है, वरना तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, हमें पूरे इकोसिस्टम को बचाना है। तो हम उस एनवायरनमेंट में, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, हम उसमें सारे के सारे फ्लोरा एंड फौनाज भी पढ़ते हैं, हम उसमें नेशनल पार्क भी पढ़ते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, हम उसके अंदर टाइगर रिजर्व भी पढ़ते हैं, एलिफेंट रिजर्व भी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है, ऐसे। तो यहीं पर सेम एक केस आता है किसका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। उसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला जो आपके काम का है। तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी 1 साल पहले कुछ बोल चुका है। क्या बोल चुका है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर एनवायरनमेंट का एडवर्स इफेक्ट होता है और उससे किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आर्टिकल 21 के अंडर में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये उसका हिस्टोरिकल केस था, रणजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में वही केस दोबारा से आया और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना, देखो एक होता है जैसे समझना, बहुत ध्यान समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने कहा चीता, अब चीता भारत से एक्सटिंक्ट हो गए थे 1952 में, सबको पता है। अब भारत में चीता थे ही नहीं, तो हमने क्या किया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका गए और हमने वहां से टोटल 20 चीता ले आए। अब इन चीताओं को बहुत अच्छे से रख रखा है, बचा के रख रखा है ना। ये लोग बढ़ते भी जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाकर रखना ये मतलब नहीं है कि इंपोर्ट कर लोगे। आपको जो पहले से एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उनको क्यों नहीं बचाते हो? जैसे अगर मैं इस केस की बात कर लूं कि जैसे चीता है, अगर चीताओं को बचाया जाए आगे के लिए तो अच्छा है ना। ऐसा थोड़ी ना कि चीता है ठीक है मर गए तो अफ्रीका से फिर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहे हो? हमें उसको मेंटेन रखना होगा, उस इकोसिस्टम को बैलेंस रखना होगा। तो वो इस केस में कहा गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है बेसिकली, ठीक है, जिसे सोन चिड़िया भी कह देते हैं कुछ लोकल भाषाओं में, है ना। मोस्टली नहीं कहा जाता, कुछ जगह कह देते हैं। अब देखो होता क्या है, आपने देखा होगा राजस्थान में जो लाइनिंग जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं मोस्टली ओपन है ना, तो ये क्या करते हैं उसकी चपेट में आ जाते हैं, मर जाते हैं। साल में 2-3-4 लाख मर जाते हैं और धीरे धीरे ये दिखने बंद हो गए। तो केस चला 17-18 में, ठीक है, केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान से कहा कि भाई एक काम करो, सारी की सारी वायरिंग अंडरग्राउंड कर दो। अब राजस्थान सरकार बोली कि भाई हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो पूरे राजस्थान की वायरिंग को, अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर को अंडरग्राउंड करेंगे तो डेफिनेटली बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत रिसोर्स यूज होंगे और डेफिनेटली हम 2070 के टारगेट को छू नहीं पाएंगे। फिर कल को आप हमें परेशान करोगे। तो उनका बात तो सही है। फिर बाद में धीरे धीरे केस चलता रहा। 2023 में एक हिस्टोरिकल जजमेंट आता है कि अगर तुम नहीं करते हो तो इसको किसके अंदर मान लिया जाएगा, इस एडवर्स इफेक्ट को आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ। समझ में आ रही बात? तो उसमें एड ऑन कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई देखो, अगर तुम इन्हें नहीं बचा रहे हो तो तुम गलती कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को ये सारे खत्म हो जाएंगे तो तुम कहीं और से लाकर इनको यहाँ रख दोगे। समझ गए? तो कहाँ पाए जाते हैं, क्या साइंटिफिक नेम है, क्या उसका स्टेटस IUCN, बस वो हमें पता होना चाहिए। प्योरली ये किसका टॉपिक है? एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
Justice Narasimha made these oral observations while hearing a petition filed by M.K. Ranjit Singh on the conservation of dying species of the great Indian bustard, which is being bred in captivity at the Lesser Florican. यानी कि इनके लिए सेंटर बना रखे हैं, वहां पर इन लोगों को ब्रीड करवाया जा रहा है, जो लगभग 70 के आसपास आ चुके हैं और 150 के आसपास बढ़ चुके हैं वो, ठीक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम है एरियोटिस निग्रिसेप्स, द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, इज कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड. इट इज कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी. याद रखना, अगर ये कहीं नहीं है तो डेफिनेटली वहाँ ग्रासलैंड भी नहीं है, समझ गए? तो दोनों के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है बेसिकली, ठीक है। Its population is confined mostly to राजस्थान एंड गुजरात. स्मॉल पॉपुलेशन कहाँ पर पाई जाती है इसकी? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है. तो इसको कैसे बचाया जाए, बस उसी की बात कर रहा है. इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, ठीक है। उसके बाद साइट्स क्या कहता है? कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 काफी बार हमने पढ़ा है. एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसके अंदर राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया था, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सिमिलरली जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था, ठीक है। आर्टिफिशियल हैचिंग करवाई जा रही है, ठीक है, ताकि उन लोगों को बचाया जा सके. और कब शुरू हुई थी आर्टिफिशियल हैचिंग? तो याद रखना, द कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 2019. ये भी ध्यान रखना. कहां पर इसको लगा रखा है? तो याद रखना, इसको लगा रखा है आपका जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, जैसलमेर, इसको लिख सकते हो आप ना. 2019 में आपके डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि कहां पर है? जैसलमेर, ठीक है, उसमें इसको लगा रखा है, ठीक है। जैसलमेर आपको याद भी होगा क्योंकि वहीं पर पोखरन और ये सब होते हैं, ठीक है। 8 more chicks were has that year and raised and monitored. और उसके बाद से इनको चलाया जा रहा है. वहां पर कितने हो चुके हैं टोटल? 29 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैव बीन हाउस्ड इन द 2 ब्रीडिंग सेंटर्स इन राजस्थान, जिनको बनाया जा रहा है. तो इनको बचाना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब यही है कि ये लगभग ही खत्म हो चुके हैं. तो इनको जबरदस्ती क्या करवाया जा रहा है? ब्रीडिंग करवाई जा रही है, हैचिंग की जा रही है उनकी, ताकि ये सस्टेन रह सकें. तो सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि भाई बाहर से लाने से अच्छा है कि इन्हीं को क्या कर लिया जाए? बचा लिया जाए. तो 2-4 बातें याद रखना. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? इन द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड केस, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सपेंडेड द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ टू इंक्लूड द राइट टू बी फ्री फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ द आर्टिकल 21. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मस्ट बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन ड्यू टू द ओवरहेड वायर्स. याद रखना, एक तो ओवरहेड वायर्स की वजह से खत्म हो गए, दूसरा इनके खत्म होने का रीजन है कि इनकी हंटिंग बहुत होती है ना, लोग इनको मारते बहुत है. दिक्कत क्या आती है ना कि ये उड़ते हैं बट ये इतना तेज नहीं उड़ पाते, थोड़ा सा उड़ते हैं फिर रुक जाते हैं, थोड़ा सा उड़ते हैं फिर रुक जाते हैं. तो होता क्या है कि लोग इनको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं, समझ गए? तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम है इनके साथ, तो इन्हें हमें बचाना चाहिए. नेक्स्ट है, डोंट यूज COP30 टू चेंज पेरिस डील आर्किटेक्चर इंडिया. अभी आपने देखा होगा COP30 हो रही है, साल भर हमने पढ़ा है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं. कहाँ पर हो रही है? तो ब्राजील में हो रही है. तो वहां पर इंडिया कह रहा है कि भाई देखो, आप कुछ भी करो, कुछ भी नया करो, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा यूएसए तो आ नहीं रहा, क्योंकि यूएसए ने पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था जनवरी में. तो कह रहा है इंडिया कि भाई आप कुछ भी करो, लेकिन जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में जो डील की थी ना, पेरिस एग्रीमेंट में जो हमारे टारगेट सेट किए थे ना, जो आर्किटेक्चर हमने बनाया था, बस उसे मत दुखी करो, उसे सेम रहने दो. ये इंडिया का कहना है, इंडिया का वहां पर पक्ष रखा गया है. बस इतनी सी बात है. बाकी आप UNFCCC जानते हो, आप COP जानते हो, ठीक है, क्या होती हैं, किस लिए होती हैं, आप जानते हो कि टारगेट ईयर 2070 क्या है, 2050 क्या है, क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है, ठीक है, दुनिया में क्या एफर्ट किए जा रहे हैं. काफी चीजें हम काफी बार डिस्कस भी कर चुके हैं ऑलरेडी. तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है. एक बहुत अच्छा टॉपिक है, सेम वही टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा है, बस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. देखो, इंडिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फॉर 2024. 2024 में सबसे ज्यादा अगर ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है तो भारत में हुआ है. तो क्या होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन? तो सिंपल सा याद रखना, मैंने कहा कि मान लो ये सन है, ठीक है, और इस सन से लाइट आती है और ये हमारी अर्थ है, ठीक है. अब जब यहाँ लाइट आई तो कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब कर ली गई और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया गया, हीट को रिफ्लेक्ट कर दिया गया.
अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर इस सरफेस के ऊपर अगर यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, ये अगर ज्यादा मात्रा में हो गए, ये बढ़ गए, तो ये क्या करेंगे, इस हीट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो जितनी हीट आएगी उतनी जितनी निकलनी चाहिए थी वो तो निकलेगी नहीं, तो हीट स्टोर हो जाएगी। और जब हीट स्टोर हो जाएगी तो यहाँ पर हीट डोम बन जाएगा, और जब हीट डोम बन जाएगा चारों तरफ तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जो टेम्परेचर बढ़ेगा अर्थ का तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर अगर मेल्ट होंगे तो क्या होगा, सी लेवल राइज होगा। सी लेवल राइज होगा तो धरती पूरी खत्म हो जानी है। वही तो थीम है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे मेन टारगेट है ग्रीन हाउस गैस ही खत्म कर दो। अब ग्रीन हाउस गैस में मेजर रोल किसका है, कार्बन का। दैट इज वाई आप हमेशा कार्बन न्यूट्रल होने की बातें करते हो। जो भी 2070 और 2050 पढ़ते हो तो टारगेट तो कार्बन को नहीं निकालना है। अब कार्बन कैसे नहीं निकलेगा, उसके लिए तुम्हें नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे जाना होगा। उसके लिए हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 50% तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो टारगेट हमने 2030 का सेट किया था वो 2025 में हम अचीव कर चुके हैं। बट उसके बाद भी हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है कि भारत सबसे ज्यादा क्या किया, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन किया। अब सोचो जब सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकाली हैं तो सबसे ज्यादा हीट भी ट्रैप हुई होगी, और सबसे ज्यादा हीट ट्रैप हुई होगी तो सबसे ज्यादा ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने में भारत का ही रोल है। ऐसा ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है। ये उसके बयान है, समझ गए। अब क्या बयान है थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। किस किस एनर्जी में, कौन कौन से फील्ड में, जैसे सबसे ज्यादा कार्बन कहां पर निकला, तो एनर्जी पावर 27%, एनर्जी इंडस्ट्री 11%, एनर्जी ट्रांसपोर्ट 15%, एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन 10%, ठीक है। एग्रीकल्चर से 11% निकला है, ठीक है। ये सारे फैक्ट जरूर याद रखना, कौन सा कितने परसेंटेज से निकल रहा है, ठीक है। टॉप पे कौन है, इंडिया। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। India was the third largest overall emitter of greenhouse gases in 2024, behind only China and the United States in absolute terms. However, its per capita greenhouse gas emissions remained less than half the global average, highlighting the country's relatively low emissions intensity despite rapid absolute growth. Worldwide GHG emissions are on an increasing trend. In 2024, 57,700 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का हमने क्या किया, एमिट किया, जो कि सबसे हाईएस्ट है रिकॉर्ड में, ठीक है। However, in per capita terms, India's emissions remained less than half the global एवरेज, ठीक है। बट हाँ, कौन कौन से फील्ड में कितना एमिशन हो रहा है वो जस्ट हमें पता होना चाहिए। फोसिल्स, CO2 एमिशंस फ्रॉम बर्निंग कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ठीक है। वही सब बातें हैं। बेसिकली क्या बढ़ रहा है, तो आपका ग्रीन हाउस गैसेज ही बढ़ रहा है ना। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, तो एक ही सॉल्यूशन है। कौन सा, कि हमें किस पे चले जाना चाहिए, तो हमें रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे हमें क्या कर जाना चाहिए, शिफ्ट कर जाना चाहिए। और उसके लिए हमें बहुत सारे एफर्ट लगाने की जरूरत है। डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, हमें फॉरेस्ट लगाना चाहिए। वही ना, आपने स्कीम सुनी होगी मोदी जी की, एक पेड़ माँ के नाम, है ना। आपने सुना होगा कि हमें सोलर रूफटॉप प्लेट्स लगानी चाहिए ना, जो सूर्योदय योजना आई थी हमारी गवर्नमेंट की। तो उन सबको इसीलिए लाया गया था ताकि हम इस प्रॉब्लम से बच सकें, बट हम इसे नहीं बच पा रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है, ठीक है। और उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2025, जो कि COP 30वें नंबर की है 30, और वो कहाँ हो रही है, ब्राजील में हो रही है, ठीक है। जिसके ऊपर इससे जस्ट पहले वाला आर्टिकल हमने पढ़ा, और ये आर्टिकल भी जस्ट उसी से लिंक करता हुआ है, ठीक है। UNFCCC और वही सब बातें। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ एविल प्रमोटिंग सोशल हार्मनी इज इंटीग्रल टू एनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। तो आपने देखा होगा कि अभी रेड फोर्ट के पास ना, लाल किले के पास से एक I-20 आकर खड़ी होती है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट ना 15-20 के आसपास लोगों की डेथ हो जाती है, जो भी अभी डाटा निकल के आ रहा है, और बहुत सारे लोग उसमें इंजर्ड भी हो जाते हैं। बाद में छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व थे। वो लोग भी इन्वॉल्व थे जो कहीं ना कहीं पहले किसमें, पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व थे। पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया गया। बट हम इसके ऊपर फर्दर कुछ बोलें, फर्दर इसके ऊपर कुछ अपनी बातें रखें, उससे पहले हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर रिपोर्ट आ जाती है, प्रॉपर न्यूज आ जाती है, देन हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी किसी के बारे में कुछ कहना भी ठीक नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो एक बार इसके पूरी न्यूज आ जाएगी, डेफिनेटली हम इसको MIT में या जिस दिन इसका एडिटोरियल आएगा हम पढ़ लेंगे। तो हुआ क्या है, तो टेररिस्ट अटैक डेफिनेटली कोई आम इंसान तो करेगा नहीं ऐसी हरकतें। आम इंसान के पास थोड़ी नहीं कोई 47 बना सकते, घर में तो बना नहीं सकते हो। आम इंसान के पास थोड़ी नहीं ये सब इतना हथियार आ सकता है, गोला बारूद। तो क्या उनके प्लान थे, है ना,
क्या हुआ उस दिन, कैसे कैसे हुआ, वो हम जस्ट फिर कभी एमआईटी में डिस्कस कर लेंगे। बट हाँ, टेररिज्म की जो जड़ें हैं, टेररिज्म की जो रूट्स हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि कहाँ से। तो सबसे पहले कौन बना था, मकताब अल खिदमत या मकताब ए खिदमत सबसे पहले बनता है 1980s में। जिसको बनाया कौन था, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब आपकी पहलगाम अटैक वाली क्लास लगी होगी तो ऑलरेडी मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। अब्दुल्ला आजम थे, ओसामा बिन लादेन थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो अलकायदा बन जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर जो तालिबान बनता है, ठीक है। तालिबान के अंदर ही यानी कि अफगानिस्तान में क्या बन जाता है, हरकतुल मुजाहिदीन बन जाता है। हरकतुल मुजाहिदीन ही क्या करते हैं, जब मसूद अजहर को, हालांकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मसूद अजहर ने ली है ना, और मसूद अजहर भारत आता है, जम्मू कश्मीर घूम रहा था, उसको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाल देते तिहाड़ में। फिर एक फ्लाइट उड़ती है काठमांडू से दिल्ली की तरफ, फिर उसको हाईजैक कर लेते हैं कौन, तो यही हरकतुल मुजाहिदीन वाले। फिर वो ले जाते हैं उसे अफगानिस्तान में एक्सचेंज होता है पैसेंजर्स के बदले में, मसूद अजहर और इन सब का। बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वो भारत में बहुत सारे अटैक करवाता है, जैसे 1999 में ही हुआ था। उसने 2000 में क्या बना दिया, जैसे मोहम्मद बना दिया। जैसे मोहम्मद बनाने के बाद उसने क्या किया, धीरे धीरे यहाँ पर आपका पार्लियामेंट अटैक हो गया, आपका 26/11 हो गया। ये सारे के सारे अटैक को वो क्या करता है, कैरी आउट करता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे हमने लास्ट तक जो भी हमारा पहलगाम तक हुआ था ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या था, क्या उसका लिंक था, हालांकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मोहम्मद ने ली है, क्या उसके डिसीजन से या जो भी उसमें रहा होगा डेफिनेटली हम उसको पढ़ लेंगे एक बार हमारे पास एनआईए की तरफ से, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से इंफॉर्मेशन आ जाए बस, ठीक है। वही यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट सब क्या जिक्र किया हुआ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कारब्लास्ट, प्रोब, ट्रैक्स, डॉक्टर्स, फरीदाबाद, पुलवामा, टेरर रिंग। इसमें 4 डॉक्टर मिले हैं, डॉक्टर उमर नाबी, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई, डॉक्टर आदिल मस्जिद राठर, डॉक्टर शाहीन शाहिद, ठीक है। ये सारे के सारे उसको कैरी आउट कर रहे थे। जो आपकी कार थी कहाँ से चली थी, कहाँ पहुँची थी, कहाँ नहीं पहुँची थी, वो सारे डिस्कशंस हम डेफिनेटली इस वीक के एमआईटी में या नेक्स्ट वीक की एमआईटी में डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसको थोड़ा वक्त देते हैं। नेक्स्ट है ऑल कंस्पिरेटर्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस सेज मोदी। अच्छा, मोदी जी अभी कहाँ हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी भूटान में है ना। और भूटान में कल उन्होंने कहा कि जो भी इसके पीछे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो वो भूटान गए थे, क्यों गए थे, तो उन्हें कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करने थे ना, वहाँ पर जाकर हमारे रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना था। फॉर दैट पर्पज वो वहाँ जाते हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं कि भूटान को उन लोगों ने लास्ट ईयर भूटान ने उनको अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। चलो अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताना कौन सा है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो मोदी जी को दिया गया था, ताकि जो चिकन स्नैक हम काफ़ी बार पढ़ते हैं जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं वो चाइना ना छीन सके। इसलिए हम बार बार वहाँ जाते रहते हैं, वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं और उन लोगों का ट्रस्ट जीतते रहते हैं। तो मोदी जी वहाँ गए, हमारे उनसे बहुत पुराने रिलेशन है, ध्यान रखना। भूटान एक ऐसा देश है जो अपने वहाँ पर जीडीपी को हैप्पीनेस में मापता है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान वाज ओरिजिनली साइंड इन 1949। इसके कुछ फैक्ट याद रखना। पहली बार हमारा 1949 में उनसे ट्रीटी साइन हुई थी। फिर इट वाज लेटर अपडेटेड एंड साइंड अगेन इन 2007 टू रिफ्लेक्ट द मॉडर्न रिलेशनशिप बिटवीन द 2 कंट्रीज, ठीक है। द डोकलाम स्टैंड ऑफ ये आप जानते हो 2017 में हुआ था, जिसमें चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट हुआ था। वो कहाँ पर है, ट्राई जंक्शन में पड़ता है, इंडिया सिक्किम, इंडिया की तरफ से सिक्किम, भूटान एंड चाइना। व्हेन इंडिया इंटरवीन्ड ऑन द भूटान्स बिहाफ टू स्टॉप द चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन, तो इंडिया ने उसे रोका तो उन्होंने हमारे यहाँ पर लोगों को हमारे उनके साथ हाथापाई हो गई थी, ठीक है। तो अभी मोदी जी वहाँ पर है, क्या करके आए हैं, चलो वो भी पढ़ लेते हैं। द इंडिया भूटान बॉर्डर इज 699 किलोमीटर, ये पता होना चाहिए। हमारी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो आपने पढ़ा होगा, बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, हमारा भूटान है, अफगानिस्तान है। कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं, कौन सा उसके बाउंड्री के बीच का नाम है, जैसे मैकमोहन लाइन किसके बीच है, रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है ना, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। डुरंड लाइन किसके बीच में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, है ना, तो ज़्यादा आपको पता भी होंगी बातें, ठीक है। कौन कौन से स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। टोटल बाउंड्री कितनी शेयर की जाती है, 699 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना, ठीक है।
ये तो छोटी सी ये पॉइंट भी याद रखना, सिक्किम कितना करता है, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश कितनी बाउंड्री शेयर करता है। ये आपका भूटान, इसकी कैपिटल है थिम्पू। इधर आपका नेपाल काठमांडू, ये आपका बांग्लादेश, ऊपर चाइना और ऊपर ये इंडिया। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, इस वाले हिस्से को कहते हैं हम चिकन स्नैक। ठीक है, तो जिस दिन मान लो बांग्लादेश चला गया सीधा चाइना के रेफरेंस में, तो चाइना क्या करेगा, यहाँ से एंट्री कर देगा और कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पर पहुँच जाएगा, यूँ आएगा और सीधा यूँ इंडियन ओशियन में एक्सेस पा लेगा। तो इससे बचने के लिए कि भाई ये चिकन स्नैक ना टूटे, हम यहाँ पर विजिट करते रहते हैं ताकि ये हमारा क्या बना रहे, दोस्त बना रहे, क्योंकि चाइना तो हमें चारों तरफ से वैसे ही घेर के बैठा है। ठीक है, हम इसको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हैं 4 जो बातें वहाँ पर हुई। अर्ली ईयर्स, अर्ली बॉन्ड्स विद इंडिया। ठीक है, हाइड्रो पावर कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर मोदी जी ने हाइड्रो पावर का भी इनॉग्रेशन किया है वहाँ पे। ठीक है, ऑपरेशन ऑल क्लियर। ठीक है, उसके साथ साथ कौन सा था उसका नाम याद रखना, अंडर जिग्मे सिंघी कॉपरेशन विद इंडिया ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रियली टुक ऑफ, उसका नाम भी लिखा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, उसका नाम जरूर याद रखना। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है 336 मेगावाट पावर। ठीक है, तो ये 2-4 बातें आपको याद रखनी है। पीएम मोदी इज इन भूटान टू अटेंड द 17th बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑफ जिग्मे सिंघे वांगचुक, द फादर ऑफ इनक्यूबेंट किंग ऑल्सो नोन एज K4। तो K4 के बर्थडे पर वो गए हुए हैं। ठीक है, और इंडिया में अभी बम ब्लास्ट हुए बाद की बात है। चलते नेक्स्ट। एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स, ए लेबर पॉलिसीज एम्प्टी प्रोमिसेस। देखो आपने देखा होगा कि जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। उनसे शुरू में कहा जाता है कि ठीक है काम पे लग जाओ, तुम्हें PF दे देंगे, नहीं मिलता है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हें ओवर टाइम दे देंगे, 2 महीने देकर कहते हैं नहीं देंगे, तो वो फंस जाता है, उसकी मजबूरी है क्योंकि कहीं और जॉब मिल नहीं रही है, घर में प्रॉब्लम चल रही हैं, फैमिली इश्यूज है, बीमारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फंस जाता है। तो ऐसे हमारे इंडिया में कहने को लेबर लॉज हैं, कहने को लेबर कानून है, बट यहाँ पर हर फील्ड में एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राइटर कह रहे हैं, ये घूम कर आए और इन्होंने क्या बताया, चलिए डिस्कस करते हैं। इन जुलाई while probing instances of forced labor in the seafood industry on India's eastern coast, this writer met hundreds of the women driven to desperation, peeling fish heads on cold tables without gloves, all for meager wage as farming failed their families, promised employees state insurance and the provident fund benefits at the time of recruitment, they were reclassified as daily wages। यानी कि शुरू में कहते हैं ठीक है, बाद में कहते हैं कि आपको जितनी देर काम करोगे उतनी देर का पैसा मिलेगा, 4 घंटे काम करोगे 4 घंटे का पैसा दे देंगे, तो बंदा फिर बाकी ये 5 घंटे क्या करेगा। तो ये भारत में करंट सिनेरियो है। तो आपने एक नाम सुना होगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1919 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना हेडक्वार्टर एट जेनेवा, और इसको याद रखना 1969 का नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ठीक है, जब इसके 50 साल पूरे हुए थे। तो इसका कहना है कि इसका एफर्ट ये रहता है कि दुनिया भर में जितने भी वर्कर्स हैं ना, उनके साथ बुरा ना हो, उनका अच्छा होना चाहिए। बट इसके भारत में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप जानते हो भारत कैसा देश है ना, यहाँ पर ये सब नहीं माना जाता है। तो ये यही कह रहा है कि मैं उन लोगों से मिला, मैंने वहाँ देखा कि उनके साथ कितना बुरा हाल हो रहा है। तो हमें नीड है, हमारी सरकार को नीड है कि जो लेबर कानून है, लेबर लॉज हैं, उनको स्ट्रिक्टली इनेक्ट करने की क्या की जाए, कोशिश की जाए। जैसे PPF होता है, PPF क्या होता है, शुरू में बोल देते दे देंगे, पर PPF में होता क्या है कि अगर आपको पैसा दिया जाता है तो कुछ पैसा आपका कंपनी भी पे करती है, बट हर कंपनी ऐसा नहीं करती है। तो दैट इज द मेन इशू, समझ गए। There was a modest wage hike but they lost both benefits as the company stopped contributions। ठीक है, तो वही सब बातें लिखी हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से नहीं है। दिस पॉलिसी फ्लोट्स लेबर लॉज। अच्छा, कौन कौन से आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है, 14, 16, 23। देखो क्या कहता है, कानून के सामने सब बराबर है। अब आप एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके पास पूरा सिनेरियो होता है, 2 महीने की सैलरी मिलेगी, अगर बीच में निकाला जाएगा पूरा वो होता है। लेकिन सोचो कि आप रैपिडो में काम करते हो, बाइक चलाते हो, आपको यही नहीं पता कि दिन में पैसे कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे, बट आपने अपनी ड्यूटी पूरी की। आप सुबह 5 बजे पहुंच गए उस स्पॉट पर, 8 बजे पहुंच गए कि मुझे यहाँ से काम शुरू करना है रैपिडो में, बट क्या गारंटी है कि आपको शाम तक राइड आएगी, क्या गारंटी है कि आपको अच्छी राइड आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो उस केस में आपकी जॉब सिक्योरिटी तो चली गई ना, आपका तो पैसा चला गया, आप तो कमा ही नहीं पाए। तो क्या ये कानून के सामने इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे वर्कर्स को हम गिग वर्कर कहते हैं। अगर आपने एक नाम सुना हो, गिग वर्कर्स। और एक स्टेट ऐसा है जो स्टेट इन वर्कर्स के लिए काम कर रहा है, उसने बिल भी लाया था। कौन था वो, जिसमें मैं खड़ा हूं अभी, कौन? राजस्थान। तो राजस्थान पहला स्टेट बना था जो गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर आया था, कानून लेकर आया था।
समझ गए। तो कह रहा है क्या इक्वलिटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वो भी तो वर्कर है, उसके भी तो घर में शादी है, उसके घर में भी तो बच्चे हैं, समझ गए। वो उसी को डिस्कस कर रहा है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है 16, ठीक है, आर्टिकल 16 का वोलेशन, इक्वलिटी इन जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती है ना। आर्टिकल 23 एक्सप्लॉयटेशन, आपने सुना होगा, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, मेंटल एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते आप किसी का, बट आपको 20,000 रुपए की नौकरी का झांसा देकर आपको 15,000 ही दिया जाता है, उसमें भी ओवर टाइम कराया जाता है। तो दिस इज द एक्सप्लॉयटेशन, यही होती है शोषण की परिभाषा, यही होती है एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन, समझ गए। तो वो कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है? तो सीधा सीधा फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है। तो कहाँ गया आर्टिकल 32? क्यों नहीं आता इन लोगों को बचाने के लिए? बस यही इस राइटर का क्वेश्चन है, समझ गए। हाँ, The ILO was created in 1919 as part of the Treaty of Versailles, ठीक है। जब लोग बेरोजगार हो गए थे तो उनको काम देने के लिए इसको बनाया गया था कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। बाद में 1946 में इसको पार्ट बना दिया गया था यूनाइटेड नेशंस का, हेडक्वार्टर जेनेवा में। एट प्रेजेंट इसमें 187 मेंबर हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। ये फैक्ट भी ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने क्या किया? तो पहले 29 सेंट्रल लेबर लॉ चलते थे, उन्होंने क्या किया? उन सबको खत्म करके मिक्स करके 4 लेबर कोड बना दिए। तो ये याद रखना कौन कौन से हैं। कोड ऑन वेज 2019, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 और लास्ट सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, एम्ड एट सिंप्लीफाइंग एंड मॉडर्नाइजिंग इंडियाज लेबर रेगुलेशंस, ठीक है, कि कैसे उनको मॉडर्नाइज किया जाए। जैसे बहुत सारी स्कीम भी आती है ना आजकल, तो लेबर्स के लिए पेंशन स्कीम भी आ गई है। चलो मुझे कोई 3 ऐसी पेंशन स्कीम बताना, चलो 2 बताना, जिसमें अगर आप लेबर आप काम करते हो 15,000 के आसपास ही कमाते हो तो आपको 60 ईयर की एज के बाद सरकार की तरफ से पेंशन दी जाएगी अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट करते हो शुरू में, ठीक है। 20-25 रुपए पर महीने से वो शुरू हो जाती है। तो क्या नाम है उस स्कीम का, कब लाई गई थी? देखते हैं कौन बताता है। हम काफी बार ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो कि लेबर से लिंक करती है। नेक्स्ट, द इन्फॉर्मेटिव्स इन द SIR ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी टाइम से न्यूज में चला आ रहा है ना, और जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार वाले उसमें न्यूज में था, बिहार वाले इशू में, तब से हम देख रहे हैं कि वहां पर SIR करने की कोशिश की जा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन? कि ये देखना कि भाई कोई फर्जी वोटर्स तो नहीं है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई किया जाता है। तो बिहार के रेफरेंस में हमने काफ़ी बार पढ़ा है। अभी 12 जो और स्टेट और जो यूटीज़ हैं उनके अंदर भी इसको स्टार्ट कर दिया गया, इवन राजस्थान में कर दिया गया है। तो बस इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया हुआ है, हमने काफ़ी बार पढ़ा इन चीज़ों को कि भाई ठीक है तुम SIR कर लो, बट प्रॉब्लम ये SIR करने में कि आप एकदम से इलेक्शन से पहले क्यों करते हो? आपके पास उस रूल में लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में कि भाई SIR करो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्शन में भी लिखा है कि SIR करो, बट कब करो? टाइम रहते हुए करो, है ना। बिफोर इलेक्शन आप किसी भी ईयर में कर सकते हो। तो बस वही सब बातें डिस्कस की हुई है, लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था। द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स ऑर्डर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 12 स्टेट्स, ठीक है, कौन कौन से उनके नाम लिखे हैं हमें याद होने चाहिए। द अपोजिशन हैड अपोज्ड द SIR इन बिहार ऑन वेरियस ग्राउंड्स, ठीक है। द अपोजिशन चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स दैट इंटर आलिया, ठीक है, वही सब जो हमने डिस्कस किया था कि कैसे फर्जी वोटर्स और ब्राजील की वो मॉडल उसकी फोटो यूज की गई थी ना, वो जो भी एलिगेशन लग रहे हैं वोट चोरी के, वो सब डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। द प्रिपरेशन एंड द रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल इन द कंट्री इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 21, ये याद रखना, ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। सेक्शन 21 एग्जाम में आ सकता है, तो उससे कुछ कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द रिवीजन ऑफ द रोल्स बिफोर द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा और द स्टेट असेंबलीज एंड रिवीजन इन एनी ईयर। देखो लिखा है एनी ईयर, बट तुम 2 महीने पहले क्यों करते हो? दैट इज द मेन इशू, समझ गए। यही इसमें इस आर्टिकल में ये इशू को रेज किया गया है। Intensive revision, as the name implies, is a comprehensive and hence time-consuming exercise. Therefore, it should be presumed that this exercise is delinked from the elections. ठीक है, तो ये सब डिस्कस किया हुआ है। द मैटर वाज सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट थ्रू इंटरिम ऑर्डर बाय डायरेक्टिंग द इलेक्शन कमीशन टू एक्सेप्ट आधार। इलेक्शन कमीशन ने तो ये भी कह दिया था आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आधार कार्ड इज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। राशन कार्ड भी नहीं करेंगे, वो आपके सब्सिडी मिलती है उसका प्रूफ है। तो फिर करोगे क्या? तो बोले 10वीं पास। तो आधे तो लोग 10वीं पास है ही नहीं, है ना, जो मजदूरी करते नहीं पढ़ते नहीं है वो लोग, नहीं है तो नहीं है, वो सरकार की गलती है, वो एक अलग मैटर है ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद आपने देखा होगा कि कहा कि ठीक है बर्थ सर्टिफिकेट, अब कोई मजदूर है दूसरे स्टेट में मजदूरी करता है, वो बेचारा दिन भर खाना खा ले कमा ले, वो बहुत है, वो क्यों जाकर सर्टिफिकेट बनाएगा, उसको पता ही नहीं है। या तो आप उसे ढूंढ ढूंढ कर बनाओ, है ना, जैसे ढूंढ ढूंढ कर वोट मांगने पहुंच जाते हो ना कि नहीं वोट देना, घर घर जाते हो, तो जाओ उनके बनाओ सर्टिफिकेट, देन ये हो सकता है, बट ऐसा तो है नहीं। समझ गए? तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाँ आधार कार्ड तो माना जाएगा, फिर इसे वैलिड कर दिया गया। ठीक है, सिटीजनशिप इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 5 to 11, ये आपने पढ़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 to 11 पार्ट नंबर 2 में आती है, जो कि हमने कहाँ से उठा रखी है, कहाँ से ले रखी है। हमारी सिटीजनशिप तो याद रखना है, इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया 1955 में आया था। अंडर दीज इंडियन सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। इन तरीकों से आप क्या कर सकते हो, पा सकते हो। ठीक है, या फिर एक्वासीजन लास्ट होता है कि अगर आपने मान लो लाहौर को कब्जा लिया तो लाहौर के जो लोग होंगे वो ऑटोमेटिकली कहाँ के लोग हो जाएंगे, भारत के लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो SIR बार बार न्यूज में आ रहा है, अलग अलग ग्रुप में आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, और हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कुछ भी कंफ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।